Hi, I am Deeksha Tiwari and this is Pacific Learning. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन के सीरीज में आज हम सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम साइंस के सारे 30 क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन वाली सीरीज प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे ज़रूर विजिट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आपको ये क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, X इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया और इस बेसिस पे आपको अपने साइंस के कॉन्सेप्ट से इसका आंसर बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बट एक बार कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगर हम बात करें अपने स्टमक की, तो फॉर डाइजेशन प्रोसेस हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती हैं, हमें मालूम है। डाइजेशन के लिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं ताकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस फास्टर हो सके। ठीक है, वो सुटेबल होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए। स्टमक में वहीं पे एक एसिड रिलीज होता है जो है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पेप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव स्टेट में होता है उसको एक्टिव बना करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्सिन जो एंजाइम है आपका, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, जो कि हमारे स्टमक में होता है। स्टमक में हमारा प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पेप्सिन। और ये पेप्सिन एक्टिव स्टेट में किस वजह से आया? हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, जो कि गैस्ट्रिक जूस है और स्टमक में रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, बट और हम डायरेक्टली एक्स को तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही एसिड जब एक्सेस मात्रा में कभी कभी रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी पर्टिकुलर हर एक पार्ट पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। तो ना बहुत ज्यादा एसिडिक ना बहुत ज्यादा बेसिक, तो हमें हर चीज न्यूट्रल करके चलनी पड़ती है। तो जब कहीं पे भी एसिड की मात्रा ज्यादा हो तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा उसमें क्या ऐड करते हैं? बेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बेस का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज करते हैं क्योंकि जब HCl ज्यादा रिलीज होगा तो वहां पे इंडाइजेशन वाली कंडीशन आएगी, एसिडिटी वाली कंडीशन आएगी। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वाई जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, वो आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। X इज हाइड्रोक्लोरिक एंड Y इज सोडियम कार्बोनेट। नहीं, सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं करते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत है। सेकेंड है आपका X इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये उल्टा दे दिया। थर्ड है X is hydrochloric acid and Y is milk of magnesia. So आपका क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो थर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड में तो इसकी जरूरत होती है। लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। ठीक है, सेकेंड है बेकिंग ऑफ ब्रेड। जो बेकिंग होता है ब्रेड की जो बेकिंग होती है उसमें ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, ईस्ट पाउडर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपके बैक्टीरिया का काम नहीं होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थर्ड फिर भी देख लेते हैं हम, ताकि हमें कॉन्सेप्ट कम से कम दिमाग में रहे कि ये सारे प्रोसेसेस होते क्या हैं। फर्मेंटेशन में आपके बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बैक्टीरिया एंड ईस्ट दोनों प्रोसेस में शामिल होते हैं। इसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हम पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका राइजोबियम, एक होता है क्लोस्ट्रीडियम और एक होता है एजोटोबैक्टर। ये आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं सॉइल में। और जो आपके राइजोबियम्स होते हैं वो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, किसके? लेग्यूमिनस प्लांट के। ठीक है, पल्स वगैरह जो होते हैं उनके प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ताकि इनको शेल्टर मिले और बदले में ये नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड है जिसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, ऑड वन आउट करना है आपको। तो फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, नेगेटिव है, यानी कि पेड़ों को काटना। सेकेंड है डेजर्टिफिकेशन, ओके, मरुस्थलीकरण हो जाता है, वहां पे आपका वेजिटेशन लॉस हो रहा है, इस वजह से पूरा मरुस्थल फैलता है। थर्ड है आपका इरोजन, इरोजन मतलब जो ऊपरी परत होती है सॉइल की वो हट जाती है। ठीक है, ये भी आपका वेजिटेशन की कमी की वजह से होता है। थर्ड है कंजर्वेशन। जो ऊपर के तीनों हैं ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं वेजिटेशन को लेकर के, बट कंजर्वेशन आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आपका ऑड वन आउट यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखें, डाइजेशन इज केमिकल चेंज। बिल्कुल, डाइजेशन में आपका ब्रेक डाउन होता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, तो ये तो आपका केमिकल है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, सेकेंड है फोटोसिंथेसिस इज केमिकल चेंज। बिल्कुल, रेस्पिरेशन का उल्टा होता है और यहाँ पे भी न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड है रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है तो रेस्पिरेशन भी आपका केमिकल चेंज होगा। लास्ट है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड फॉर्म में बहुत ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो आपका सॉलिड्स होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है आपका, जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपका केवल एक और से फेज के रूप में चेंज हो रहा है ना, उसका शेप चेंज हो रहा है, कोई नई चीज या फिर गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, या फिर आपका कह सकते हैं कुछ केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। ये आपका इनकरेक्ट है, ये केमिकल नहीं, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जिसमें हमें रॉक, क्ले, सैंड वगैरह दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम छोटे से कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो जो क्ले होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, वो हम ऐसे अपने ऑब्जर्वेशन से भी जान सकते हैं। सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, रॉक तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और ग्रेवल्स भी आपको मालूम है। ठीक है, पथरीले जैसे होते हैं सब, तो इन सब के आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्ले को पहले रखना है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी हमें पार्टिकल के साइज के हिसाब से रखना है, फाइन पार्टिकल को पहले रखना है। तो हम देख लेते हैं क्ले किस ऑप्शन में है। तो क्ले मुझे सबसे पहले सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में तो रॉक है, रॉक के पार्टिकल तो बहुत बड़े होते हैं, ये ऐसे ही गलत हो गया। और फोर्थ भी हमारा रॉक है, इसके भी आपके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं। तो आप ऑड वन आउट से, एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वाला और थर्ड वाला अगर मैं जाऊं, तो सेकंड वाला तो मुझे क्ले यहाँ दिख रहा है, बट अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहले सिल्ट लिखा है, देन क्ले लिखा है, देन सैंड लिखा है। जो सिल्ट होता है इसके पार्टिकल क्ले से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिशेस। अब हमारे पास जैसे लंग्स होता है वैसे ही फिश के पास गिल्स होते हैं, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में उनकी काफी हेल्प करती है। तो क्या करते हैं ये, सबसे पहले टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब वो तो एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, तो एयर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। दूसरा है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द वाटर। गिल्स का काम रेस्पिरेशन से है, रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रिएंट्स उसको उसके फूड से मिलता है। थर्ड है एब्जॉर्ब्स डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। बिल्कुल सही, जो गिल्स होते हैं वो जो भी वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन है, उसको लेते हैं और उसी से अपना जो भी है प्रोसेसिंग रेस्पिरेशन का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन का काम ही नहीं करते गिल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ द कनेक्टिंग वायर। अब कनेक्टिंग वायर छोटा पड़ गया तो बीच में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। सबसे पहले है आपका पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप आपका गुड कंडक्टर नहीं होता, ठीक है, इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट है रबर बेल्ट। रबर बेल्ट भी आपका बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर क्या, ये इंसुलेटर होता है। दैट्स वाई हम रबर के ग्लव्स वगैरह पहनते हैं या फिर स्लीपर्स पहनते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचे रहें। नेक्स्ट थर्ड है आपका वुडन स्टिक। तो वुड भी आपका गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट है आपका ब्लेड। तो ब्लेड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें मालूम है मेटल जो होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े,
Manjula is observing her image in plain mirror. The distance between herself and mirror is 5 मीटर. ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो मंजुला है वो यहाँ खड़ी है, ठीक है, और उसके सामने एक मिरर है जो कि उससे कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पे है. ठीक है, यहाँ पे गलती मत करना, कभी कभी आपका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी दी होती है, कभी मिरर के बीच की दूरी दी हुई होती है, तो इसे हमें गलत नहीं करना है. तो यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड मिरर 5 मीटर है. शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, यानी ये मिरर के ओर आती है कितना, 1 मीटर. ठीक है, यानी अब वो मिरर से कितनी दूरी पर है, अब वो मिरर से है 4 मीटर की दूरी पे. ओके, नाउ अब पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड हर इमेजेस. सबसे पहले फर्स्ट केस में उसकी इमेज अगर वो 5 मीटर मिरर से दूर है तो उसकी इमेज भी मिरर के इस साइड 5 मीटर की दूरी पे होगा. ओके, और अगर वो 1 मीटर यहाँ पे चली है इस डायरेक्शन में, अगर वो अपने ओर एक आगे बढ़ी है, 1 मीटर आगे बढ़ी है, तो उसकी इमेज भी मिरर की ओर 1 मीटर आगे बढ़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मिरर से आपका इमेज का दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर. ओके, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, कि कई बार ऐसे कॉमन लेके चलते हैं कि इजी है, हो जाएगा, और गलत हो जाता है. अब आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, यानी जो मंजुला है उसके और उसके मिरर इमेज के बीच में कितनी दूरी है, तो वो है आपकी 8 मीटर. ठीक है, तो 8 मीटर इज द करेक्ट आंसर. 4 + 4. 69 क्वेश्चन पे चलें. अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, 30 ऑसिलेशंस हैं. तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बारे में, तो हम देख लेते हैं. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या होता है. तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपके कितने हैं, 30. ओके, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है टोटल 3 सेकेंड. तो यही होता है आपका 30/3. ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी. निकालते हैं हम इससे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. ठीक है, तो ये भी याद रखिए. तो इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी आपका 10 हर्ट्ज तो हो गया फ्रीक्वेंसी. जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/f. जो भी आपका फ्रीक्वेंसी, वैसे म्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो 1 फ्रीक्वेंसी ले लें, तो वो होता है आपका टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कैपिटल टी. ठीक है, तो 1/10 यानी कि 0.1. इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो 0.1 हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे है हमारी 0.1. अब जो भी ऑप्शन आपको इससे करेक्ट लगे वो आप करेक्ट कर दीजिए. फर्स्ट है आपका टाइम पीरियड 10 सेकेंड है एंड फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो गलत है ये. सेकेंड है आपका इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज. तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपको मिल गया है. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स तो आपको पूरा ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन एक सेफ जोन में रहना चाहिए ऑप्शन. तो क्वेश्चन देखते हैं. बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन. तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि जो आपका मशीन होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होती है उनको रिड्यूस करने के लिए एक्चुअली बॉल बियरिंग्स का यूज करते हैं, ताकि मूवमेंट मशीन का इजी हो. ओके, तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. ओके, लकीली. बट हम आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड. बिल्कुल सही बात है कि फ्रिक्शन को चाहे जो भी हम लुब्रिकेंट्स लगा लें या फिर ग्रीस लगा लें, ऑयल लगा लें, फ्रिक्शन कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हो सकता है. ओके, थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, एसटी लेते हैं इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन ले लेते हैं. तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के मुकाबले जो है, दो ऑब्जेक्ट्स आपके स्टेशनरी पोजिशन में है, तो उस पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा वो आपका होगा स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड कर रहा है ना, सरफेस के मुकाबले वो स्लाइडिंग पोजीशन में है अगर दो ऑब्जेक्ट्स, तो यानी कि उस पे जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट ही डायरेक्शन में होते हैं मोशन के. मैं इस साइड जा रही हूँ तो मेरे फीट पे जो होगा फ्रिक्शन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वहां पे होता है स्लाइडिंग, अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हो. रोलिंग फ्रिक्शन है जब बॉल्स वगैरह जो होती हैं, जो बॉल वाला मूवमेंट होता है वो आपके मूव कर रहे हैं, उस पे जो फोर्स लगता है वो आपका होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है.
तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि रोल अगर कोई चीज कर रहा है, कोई चीज स्लाइड कर रहा है, तो आपका जो रोलिंग होता है वो ज्यादा तेज होता है मूवमेंट कंपेयर टू स्लाइडिंग। ठीक है, तो यानी कि फ्रिक्शन इस पे कम लग रहा है तभी मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। ओके, तो ये फ्रिक्शन वाले फोर्स को कैंसल आउट करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया कि रोलिंग जो होता है वो सबसे वीकेस्ट आपका फ्रिक्शन होता है। तो लास्ट है आपका द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। बिल्कुल शेप पे डिपेंड करेगा, बिकॉज फ्लूइड में क्या होता है, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन काम करते हैं। ठीक है, अब ये आपके शेप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कांटेक्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है फ्रिक्शन में। ठीक है, कांटेक्ट जितना सरफेस कांटेक्ट में है उस हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो कांटेक्ट सरफेस के टाइप पे भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कॉमन सी चीज है फ्रिक्शन की। ठीक है, फिजिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सबसे पहले पहला देख लें, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। नेक्स्ट है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सी है कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख तो नहीं पाएंगे, राइटिंग अजीब सी हो जाती है यहाँ पे, तो हम इसे ओरली एक बार बोल देते हैं, आप रिवाइज कीजिए। सबसे पहले जो दो मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वो आपके होते हैं पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नंबर 1 पे होते हैं, ऊपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट आता है आपका ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले आ जाते हैं। फिर है आपका एल्यूमिनियम, देन जिंक आता है, देन आयरन आता है, देन लेड आता है, लेड को पीवी बोलते हैं। ठीक है, लेड के बाद आपका हाइड्रोजन आता है, एंड जो कॉपर की बात कर रहा है वो हाइड्रोजन के भी नीचे होता है। यानी जो भी मैंने अभी तक मेटल के नाम लिए उसमें सबसे नीचे अभी तक कॉपर है। ठीक है, और फिर कॉपर के नीचे आपका मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। इसी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम निकालते हैं। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से आराम से डिस्प्लेस कर सकता है। तो जहां पे भी कॉपर डिस्प्लेस करने की बात कर रहा है वो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। जैसे सी ऑप्शन बोल रहा है कि कॉपर कैन रिप्लेस आयरन, नहीं, आयरन आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो कॉपर इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यानी ऑप्शन 4 तो पहले ही गलत हो गया, इसे एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखते हैं आयरन कैन रिप्लेस जिंक। आयरन आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बिकॉज कॉपर आपका जिंक के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी, फर्स्ट आपका ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपका रेंज बहुत कम होता है, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम आता है। आपका जो स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37, उसमें आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को मेजर करता है, और बॉइलिंग ऑफ लिक्विड जो हो रही है वो आपकी इससे ऊपर होगी। ठीक है, वाटर ही का ले लें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, आपको करेक्ट इसमें से देखना है कौन सा है। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। सेकंड है रूम थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 30 टू 100 डिग्री सेल्सियस। कमरे का जो तापमान है ना, उसको नापने का जो थर्मोमीटर है उसका कितना रेंज होता है, 30 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर की बात करें हम, तो ये तो आपका रूम टेम्परेचर रेंज ही में नहीं आ रहा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव रेंज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब ये उल्टा बोल दिया, ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज आपका -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, रेंज बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि लेबोरेटरी का बहुत ज्यादा रेंज होता है। ठीक है, -10 से लेके 110। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिमाग में रखिए कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम बॉडी टेम्परेचर को हम नापने के लिए यूज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज उसका जो लोएस्ट रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही हम अपने माउथ से, आर्मपिट के नीचे से उस थर्मोमीटर को हटाएंगे, टेम्परेचर को देखने से पहले ही वो बहुत तेजी से जो होगा वो नीचे की ओर जाने लगेगा। टेम्परेचर का जो ब्लिंक होता है, ठीक है, जो हम मर्करी से मेजर करते हैं, वो बहुत तेजी से
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, बिकॉज रेंज बहुत ज़्यादा है, तो हम इससे मेजर नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली कि कितना ज़्यादा फीवर था या है। ओके, तो ये हो गया हम एक और एग्जांपल कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को नापने में यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ द कोल, फर्स्ट है। सेकंड है आपका, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, केरोसिन का जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि किसी भी फ्यूल को जलाने पे वो कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, है ना, तभी तो वो ज्यादा एफिशिएंट कहलाएगा, अगर वो कम जलाने पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है तो ठीक है, एफिशिएंट है वो। नेक्स्ट है आपका, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ द वुड, ये भी करेक्ट है, कोल का वुड से ज्यादा होता है, वुड का एक्चुअली बहुत कम होता है, सबसे कम हम लिस्ट में मानते हैं। नेक्स्ट है आपका, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ द एलपीजी, तो ये तो आपको कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, एलपीजी हम घर में इसीलिए यूज करते हैं, है ना, क्योंकि वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू हीट ज्यादा देता है, एनर्जी ज्यादा देता है, किसके मुकाबले, बायोगैस के मुकाबले। नेक्स्ट आपका है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ द डीजल, तो ये भी करेक्ट है, सीएनजी भी आपका अच्छा होता है ना, पॉल्यूशन कम करता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इनके कैलोरीफिक वैल्यू हाई होते हैं, दैट्स वाई इसको हम एक और से बोलते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, ठीक है, कंजर्वेशन प्रोसेस में, और पॉल्यूशन कम करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bus travels at a speed of 50 km for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour for the next 18 minutes, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो पहली स्पीड दी हुई है, दूसरी स्पीड दी हुई है, और दोनों का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, हमें डिस्टेंस निकालना है कम्प्लीटली, तो दो पार्ट में हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं। पहला है कि उसको 12 मिनट लग रहे हैं, और स्पीड वो चल रहा है कितने से, 50, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो 12 मिनट है, तो इसको भी हम 60 से डिवाइड करके इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है, हमेशा कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जो नेक्स्ट पार्ट है वो 18 मिनट में कवर कर रहा है वो, तो 18 मिनट को भी हमें चेंज करना होगा 60 से डिवाइड करके, और इसकी स्पीड कितनी है इस समय, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें मालूम है कि स्पीड जो होता है वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इजी वे है, इसी को दो बार लगा देंगे हम दोनों पार्ट के लिए, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपका जो डिस्टेंस है वो हम d1 निकाल लेते हैं, तो d1 कितना आ जाएगा, d1 आ जाएगा आपका, पहली स्पीड है आपकी 50, तो 50 को लीजिए एंड 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, तो टाइम है आपका 12/60 यानी कि 1/5, 1/5, दैट मीन्स d1 आ गया आपका 10। ओके, नाउ d2 निकाल लेते हैं, d2 क्या है, d2 के लिए हमें जो स्पीड दी हुई है वो 40 है, तो 40 लिख लेते हैं एंड 40 में हम मल्टीप्लाई करते हैं जितना उसको टाइम लगा हमें कितना, 18/60, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख देते हैं 18/60, ठीक है, तो इसे हम कट करके सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 0 0 कट हो जाएगा, एंड देन 6 से 18 हम काट देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, तो यानी आपका d2 हो गया 12। ओके, d2 की वैल्यू हो गई 4 3 12, तो यहाँ पे आपका d1 हो गया 10 एंड d2 हो गया 12, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22, यानी 22 इज द करेक्ट आंसर, 22 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पेरियोडिक, ऑफ कोर्स एक्सिस के अराउंड जो वो रोटेट करता है उसको रोटेशन कहते हैं, और जो वो सन के अराउंड घूमता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, तो रिवोल्यूशन वो एक साल में कंप्लीट करता है, और रोटेशन वो 24 घंटे में, एक दिन में कंप्लीट करता है, तो वो एक पेरियोडिक मोशन है, एक पीरियड के बाद बार बार अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ द लाइट इज रेक्टिलिनियर, बिल्कुल, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, उसकी जो क्वालिटी है वो रेक्टिलिनियर है, ठीक है, स्ट्रेट है। थर्ड है, द मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल, ऑसिलेटरी मोशन हम अभी अभी पढ़े हैं, ऑसिलेशंस, ठीक है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन वाला जो चीज हो जाता है, तो स्ट्रिंग जब आपका
प्लग करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उन्हीं की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। फोर्थ है आपका ऑल पेरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर। अब हर एक पेरियोडिक मोशन सर्कुलर तो नहीं हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल स्विंग वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक टाइम पीरियड के बाद अगर कोई काम रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो आपका ऑसिलेशन वाला होता है, तो वो आपका पेरियोडिक मोशन हो जाता है। तो वो पाथ केवल रिपीट करना होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन ही हो। तो सारे पेरियोडिक जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बनाएगा, एंड आपका जो इमेज का क्वालिटी होता है ना, नेचर होता है, वो आपका वर्चुअल होता है, बिकॉज वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वालिटीज दी हुई है। सबसे पहले इरेक्ट दिया है, यानी सीधा होता है, बिल्कुल सही है। इमेज इज रियल, नहीं, इमेज वर्चुअल होता है। लेटरली इन्वर्टेड होता है, हाँ, हमारा लेफ्ट वहां पे राइट दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है, तो लेटरली इन्वर्टेड है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी आपका करेक्ट है, यानी ए सी डी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। साइंस का नेचर के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करके हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, है ना, वो अस्थायी है। एक पोस्टुलेट रूल आता है, देन दूसरा रूल आता है। हमने खुद ही पढ़ा है कि एटम्स के कितने सारे मॉडल्स बनाए गए, फिर उसमें ड्रॉबैक्स निकाले, फिर और सही किया, ऐसे पेरियोडिक में भी देखा, तो अस्थायी है ना, चेंज होता है एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, इन्वेंशन के साथ। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म, ठीक है, तो संदेहवाद भी पैदा करता है इसकी वजह से, बिकॉज वो टेंटेटिव है। लास्ट है साइंस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ फैक्ट्स, नहीं, साइंस बहुत कुछ है इसके अलावा, इंटरडिसिप्लिनरी अभी अभी हमने पढ़ा। आसपास जो भी आपको दिख रहा है, फैक्ट से लेकर के रियलिटी, सब कुछ साइंस के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ये केवल सेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज पर द एनसीएफ 2005 गुड साइंस की बात कर रहे हैं, है ना, एजुकेशन शुड बी। तो यहाँ पे देर आर ट्रू टू द साइंस टीचर, यानी साइंस टीचर के प्रतिनिष्ठ होना चाहिए, है ना, उसकी ओर टिल्टेड होना चाहिए। या फिर ट्रू टू द चाइल्ड, जब भी हम एनसीएफ की बात करते हैं, या फिर हम इंक्लूजन की बात करते हैं, या फिर हम पेडागोजी की बात करें, तो हम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड ही होकर के बात करते हैं। नेक्स्ट है ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, या ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर। तो हम हमेशा स्टूडेंट को प्रायोरिटी देते हैं, दैट्स वाई हमारा आंसर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कौन सा एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन से जो है उसकी वैलिडिटी देगा, वो वैधता देगा। तो बारी बारी देखते हैं। कॉग्निटिव, एक तो ये है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन ढंग से समझिए। एक ट्रू साइंस, गुड साइंस की बात कर रहा है, एक अच्छा विज्ञान शिक्षा जो है, ठीक है, पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होता है, ठीक है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक, तो इंटेलेक्चुअल लेवल से बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों की बात हो रही है। देन हिस्टोरिकल है, ठीक है, ये ऐतिहासिक तथ्य पे चला गया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड प्रोसेस, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल हो गया हमारे ये एक्टिविटी बेस्ड, बट प्रोसेसिंग अगर हम किसी चीज की करते हैं तो उसमें ये दोनों टर्म्स आपके इंक्लूडेड होते हैं। तो साइंस आपका प्रोसेसिंग है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्टिविटी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, है ना, इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन। 80th है आपका, अनु टुक हर क्लास 8th चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर एक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। इट इंकरेजेस इंटरेक्शन, बिल्कुल, इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा चिल्ड्रन के बीच में, अमंग चिल्ड्रन, आपस में बात करेंगे, बच्चे डिस्कस करेंगे। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, बच्चा सीखेगा, अपने संज्ञान को बढ़ाएगा, कॉन्क्रीट चीजों को देख के, ऑब्जेक्ट को देख करके, मूर्त चीजों को देख करके। नेक्स्ट है आपका, इट एनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल, जब वो बाहर जाएगा, आपस में बात करेगा, तो ऑब्जर्वेशन स्किल भी दिखे उसकी बढ़ेगी इस वजह से। डी होगा, इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ क्लास एज वेल एज टीचर, ठीक है,
तो जो भी आपका मोनोटोनस क्लासरूम था ये थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन भी नहीं है। तो लास्ट वाला तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि साइंस की क्लास में कभी मोनोटोनी आती ही नहीं है अगर टीचर अच्छी पेडागोजी से बच्चों को पढ़ा रहा है तो। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 80th क्वेश्चन पे, 81th क्वेश्चन, 81st पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल, यानी अपर प्राइमरी 6 to 8 की बात कर रहे हैं। कौन सा नहीं है? नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल है, क्यूरियोसिटी से पूरा का पूरा रिलेटेड है आपका साइंस। नेक्स्ट है इनकलकेटिंग द वैल्यू ऑफ द कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर द लाइफ, बिल्कुल, लाइफ के बारे में जाने, एक्सपेरिमेंटेशन करें, अपने बर्डनसम को कम करें, मशीन की इन्वेंशन करें, ये सब सारी चीजें हम लोग अपने लाइफ के लिए कंसर्न है तभी तो की है, मेडिसिन की खोज करते हैं, वैक्सीन की खोज करते हैं, ठीक है, कंसर्न है लाइफ के लिए। नेक्स्ट है कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पो, ये तो सबसे इनिशिएट ही करता है हमारा कि साइंटिफिक टेम्पर हमारा हमेशा कल्टिवेट होता रहना चाहिए बच्चों में। नेक्स्ट है एम्फेसिस द टेक्स्ट बुक, जहाँ पे टेक्स्ट बुक, रोटिंग पावर, ये सारी चीजें आ गई, वहां मोनोटनी आ जाती है और बच्चा कुछ नया नहीं सीख पाता, केवल बंद के रह जाता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये नहीं है आपका साइंस एजुकेशन का पार्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, अब मैंने बताया था जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है वहां डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, प्रोग्रेसिव लर्निंग है, बच्चा क्यूरियस रहता है ना, और नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट करता है। तो फर्स्ट है आपका आस्किंग, ये रहा आपका, लेजर ले लें, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक केवल पढ़ने के लिए कह देना। दूसरा है आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, अगेन टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन ग्रुप फॉलो बाय शेयरिंग इन द लार्ज ग्रुप, एंड लास्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बुक तक सीमित रह जाएगा, कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट में भी टेक्स्ट बुक्स की ही बात कर रहा है तो वहां पे भी वो सीमित रह जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है कि बच्चा शेयर करेगा, सीखेगा, है ना, ग्रुप में, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस, कोई टॉपिक पे डिस्कशन करेगा, है ना, लार्ज ग्रुप में, तो उससे वो काफी कंस्ट्रक्टिविस्ट बनेगा, है ना, मतलब कि वो चीजों के बारे में बहुत ही डाइवर्जेंट थिंकिंग के हिसाब से सोच पाएगा। ओके, बहुत ज्यादा कन्वर्जेंट नहीं रहेगा। डेमोन्स्ट्रेशन में भी वो बंद के रह जाएगा, टीचर की बात सुनेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका A teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन जो टीचर करके दिखा रही है स्टार्च का, किसी भी फूड में स्टार्च है कि नहीं, जो कि आयोडीन सोल्यूशन से किया जाता है, तो वो क्या कर रही है, ठीक है, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक में पढ़ा उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बच्चों को दिखाना इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट टास्क, यानी वो अप्लाई करके दिखा रही है कि एक्चुअल में ये चीज होती है कि नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे क्रिएटिंग तो कुछ हो नहीं रहा, जो चीज लिखी हुई है, जो चीज है ना, टेस्ट प्रोसेस है उसको करके दिखा रही है, एनालाइज नहीं कर रही, अभी वो एक्सपेरिमेंटेशन पे है, जब एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा तब उसकी एनालिसिस की जाती है ना, उसके बाद फिर ये है आपका एप्लीकेशन। ओके, और हर एक चीज हो जाने के बाद आपका होता है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा था, तो ये अभी अप्लाई पोजीशन पे है, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट है आपका Which of the following activity will not provide for active learning among children? तो 84th पे चले हम। तो फर्स्ट है एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, यानी कि एक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, है ना, कौन सा नहीं करेगा। तो साइंस क्लब बनाएंगे, बच्चा एक्टिव होगा, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करेगा, साइंस के वर्ड के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप पे ले जाना, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी, बच्चा ऑब्जर्व करके चीजों को एनालाइज करेगा। थर्ड है डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, एक साइंस कॉर्नर बना देंगे तो वहां पे मैगजीन्स के बारे में बच्चा पढ़ेगा एंड साइंस से रिलेटेड अलग अलग मॉडल्स को देखेगा, एग्जीबिशंस होंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। देन है लिसनिंग टू अ लेक्चर, ये बहुत ही मोनोटोनस है कि किसी लेक्चर को केवल बैठ करके सुनना, उस पे कोई भी एक तो एड्स हो तो भी नहीं, साइंस आपका पूरा पूरा इंटरडिसिप्लिनरी है और काफी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन वाला सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये तीनों जो है वो पॉजिटिव हैं और लास्ट वाला हम इसको नेगेटिव के रूप में काउंट करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स, अब लर्निंग गैप्स कितनी है ना, कि किसके द्वारा कितना सीखने में कमी रह गया है, इसकी पता कैसे लगाया जा सकता है।
तो एक तो होता है आपका कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है, कितना कॉन्सेप्ट बना है बच्चे के में। दूसरा है एनेक्डोटल, है ना, उसके बारे में पूरा का पूरा एक अभिलेख होता है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, जो भी उसके साथ की चीजें हैं उससे रिलेटेड उसका पूरा पूरा बायोडेटा टाइप। सी है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, यहाँ पे उसके हर एक तरीके के कागजात होते हैं, उसकी जो भी प्रोफार्मा है जिसमें भी पार्ट लेता है हर एक चीज। नेक्स्ट है अचीवमेंट एंड टर्म्स, इससे हम ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन नहीं करते, यानी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी ए बी सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन टेक्निक की बात कर रहे हैं तो कौन सा ज्यादा आपका टूल है, तो सबसे पहले है ओरल टेस्ट, तो ओरल टेस्ट में तो एक पूछेगा एक आंसर देगा। नेक्स्ट है आपका रिटन टेस्ट, तो उसमें एक बच्चे को क्वेश्चन दे दिया लिखने के लिए, तो इसमें हम ऑब्जर्वेशन वाली चीज तो करेंगे नहीं, उसकी कॉपी को चेक करेंगे, मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट है पेन पेपर टेस्ट, ये वही चीज होगी रिटन टेस्ट वाली चीज। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन वाली चीजें होती हैं वही उसका टूल है एनेक्डोटल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो एनेक्डोटल आपका किसी के बिहेवियर को पूरा ऑब्जर्व करके उसके बारे में पूरा एनालिसिस रिपोर्ट जो होती है वो एनेक्डोटल में नोट डाउन होती है। 88th है आपका आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो। एक तो उसका लॉन्ग बैकबोन है, मैनी मसल्स हैं उसमें, एंड बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, एक है स्नेक, एक है अर्थवॉर्म, एक है स्नेल, एक है हुकवॉर्म, ओके। तो यहाँ पे हमें जैसे कि क्वालिटी से ही पता चल रहा है, लॉन्ग बैकबोन है तो ये आपके स्नेक की फीचर होती है ना, तो स्नेक हो जाएगा। बाकी आप किंगडम में ये जरूर पढ़ लीजिएगा, अर्थवॉर्म का काफी बार पूछा जाता है आपका। अर्थवॉर्म किस में आता है, तो एनिलिडा ग्रुप में आता है आपका, है ना, उसका कौन सा एक्चुअल में किस फाइलम से बिलोंग करता है। जो स्नेल है वो मोलस्का फाइलम से आता है। हुक वर्म जो है वो आपका एस्केलमेंथिस से आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वन स्नेक, ओके। नाउ 89 पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सेकेंड है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट। नेक्स्ट है आर्टरीज हैव थिक वॉल, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल। तो आर्टरीज के थिक वॉल तो होते हैं, ये तो करेक्ट सेंटेंस है, हमें गलत देखना है। इसके इलास्टिक वॉल्स भी होते हैं, है ना, तभी पंपिंग होती है। नेक्स्ट है आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना, तो ये भी करेक्ट है। अब फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है उसके बारे में बात करते हैं, कि सारे आर्टरी जो हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करते, क्यों। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमें पता है। बीच में है आपका मान लीजिए हार्ट वाला पार्ट, देन है यहाँ पे आपका लंग्स, और ये है आपकी पूरी बॉडी सपोज, है ना। पूरी बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, वो आता है आपका हार्ट में। चारों चैम्बर के बारे में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, इसे हम और अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे चारों चैम्बर से। अभी मैं ऊपर ऊपर ब्लॉक डायग्राम बता रही हूँ। तो ये आपका वेन्स लेके आते हैं, ठीक है, वेना कावा के थ्रू एंटर करता है। फिर यहां से क्या होता है, एक आपका आर्टरी होता है जिसको हम पल्मनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी, नॉट आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। ये क्या करता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लंग्स के पास लेके जाता है, जहाँ पे एल्वेलाई के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज होकर के ये ऑक्सीजन रिच बन जाते हैं, प्योरीफाई होता है, और फिर पल्मनरी वेन के थ्रू ये हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट के पास आता है, और फिर हार्ट से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरी के माध्यम से पूरे बॉडी में फैलाया जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसेस, इसलिए सारे आर्टरी, क्योंकि पल्मनरी आर्टरी जो होता है यहाँ पे जो लंग्स और हार्ट के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, वो आपका कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। तो इजी इजी है ये। एसेटिक जो होता है वो आपका विनेगर में होता है, ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया। नेक्स्ट लैक्टिक जो होता है वो आपका कर्ड में होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक आपका टोमेटो एंड स्पिनिच में होता है, और ये आपके इंक स्टेन को हटाने में भी हेल्प करता है। एस्कॉर्बिक आपका नाम है विटामिन सी का केमिकल, और ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। तो ए का हो गया फोर्थ। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन अगर करते आपका करेक्ट हो जाता, क्योंकि ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक दिया नहीं हुआ है, ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं।
ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो। आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एक एक चीज हमने बहुत ही डीपली डिस्कस की है। ठीक है, बाकी साइंस की प्लेलिस्ट में आपको और भी कई सारे नए वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इधर लगातार अपलोड्स हो रहे हैं। एंड बायोलॉजी का आपको एक दो दिन में जल्दी से मैराथन टाइप क्लास मिल जाएगी, जिससे आप क्विक रिवीजन अपना कर सकते हैं सी टेट के लिए एंड यूपी टेट के लिए भी। दोनों में ही कॉमन बायोलॉजी तो आती है जनरल साइंस के रूप में, लाइफ साइंसेस के रूप में। एंड सीडीपी का भी हमने ऑलरेडी दोनों पेपर 1 पेपर 2 2021 जनवरी का डिस्कस कर लिया है कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसे भी विजिट कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।